आखिर क्यों उतर आई ईरान की महिलाएं सड़कों पर? क्या ईरान बनने वाला है सेकुलर देश? और कैसे कर रही हैं ईरान की महिलाएं इस्लामिक नियमों का विरोध? क्या वजह है जो इन्हें बदन पर पहनावे वाले बुर्के को जलाना पड़ रहा है? रोड पर प्रदर्शन करके ईरान की मुस्लिम महिलाएं सरकार से क्या मांग कर रही हैं? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ईरान को मुस्लिम कंट्रीज की लिस्ट में गिना जाता है, जहां के कल्चर में पूरी तरह से इस्लाम की झलक देखने को मिलती है, जहां का रहन सहन देखने पर पता चलता है कि यह कंट्री एक मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावा जो यहाँ की महिलाओं के शरीर पर बुर्का होता है और उन पर जो कड़े कानून हमें देखने को मिलते हैं, उनसे ये साफ पता चलता है कि यही शरिया कानून यहाँ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देश शुरुआत से ऐसा नहीं था, बल्कि इस देश में एक ऐसा समय था जब यहाँ की महिलाएं शॉर्ट्स पहनकर स्विमिंग किया करती थीं, लड़कों के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करती थीं, और तो और लड़कों के साथ बात करें या लड़कों से हैंडशेक करें, इन्हें कभी भी इस चीज के लिए रोका नहीं जाता था। वैसे यहाँ आपको थोड़े से शब्दों में बता दें कि यहाँ की महिलाएं जिस चीज के लिए सड़कों पर उतरी हैं वो यही है। उन्हीं ने पहले जैसी आज़ादी मांग की है। वो नहीं चाहती कि ऐसे देश में रहना जहां उन्हें देश का नहीं बल्कि जेल का फील हो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान का वो दौर जब यहां महिला और पुरुषों को एक नज़र से देखा जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि वो दौर था 1963 का, जब इस देश में मोहम्मद रजा पहलवी जी ने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसे आज शाह और जनता की क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब किसी ने ईरान में पहली बार व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। असल में दोस्तों, पहलवी ये चाहते थे क्योंकि देश में रहने वाले हर ईरानियन एक बढ़ते जमाने के साथ चलने वाला होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब ईरान में रहने वाले लोग मॉडर्न होंगे तभी देश को तरक्की मिल पाएगी। अपनी इसी सोच के चलते पहलवी ने ईरान में नंबर 1 यूनिवर्सिटीज बनवाई। मौलवियों के पास जो ट्रेडिशनल पावर थी जजमेंट की, उसे कम किया और इन्हीं कुछ फैसलों की वजह से शिया मुस्लिम लीडर्स ने व्हाइट रेवोल्यूशन को गलत बता दिया। उन्हें वैसे तो पहलवी ने नियमों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें दिक्कत थी तो सिर्फ महिलाओं को मिलती आज़ादी से। जहाँ उनका मानना यही था कि लिबरलाइजेशन लॉ इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। पहलवी ने कुछ लैंड रिफॉर्म भी किए, जिसका एक बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड के अंदर आता था। इन लैंड्स का एडमिनिस्ट्रेटर उलेमा के सदस्यों के द्वारा किया जाता था और यह उस कॉल्स के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। और इस वर्ग के बड़े आलोचक थे अतुल्ला रेनुल्लाह मुसवी कुमीनी, जिनके कलेक्टोरल रूल्स और गवर्नमेंट से नाखुश लोगों ने नेटवर्क के प्रिंसिपल ने दुर्भाग्य से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद की। कुछ इस तरह से दोस्तों ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और यही से छीन ली गई ईरान की महिलाओं से वो आज़ादी जो उन्हें पहलवी द्वारा दी गई थी, जिसके तहत उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। खैर, अब जब पहलवी की सरकार को लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, तब 1979 में यहाँ पर सत्ता संभाली रेगुलेशनरी नेता अयतुल्ला खोमेनी ने। अयतुल्ला खोमेनी ने सत्ता संभालने के बाद से ही यहाँ पर कुछ बड़े नियम लाए, जिनमें विवाह, बच्चे संभालना और तलाक में महिलाओं के अधिकार को खत्म करना था। बता दें कि इन कुछ नियमों से पहले ईरान में महिला की शादी करने की लीगली उम्र 18 थी, लेकिन अयतुल्ला खोमेनी ने उस उम्र को घटाकर 9 साल कर दी। यानी अयतुल्ला खोमेनी के अनुसार किसी महिला की शादी 9 उम्र में होना सही था। वैसे अयतुल्ला खोमेनी ने के तमाम इस्लामिक नियम ईरान में लगाए और उसके बाद इन्होंने ईरान को पूरी तरह से मुस्लिम देश घोषित कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, अयतुल्ला खोमेनी की प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि उनके अंदर ही अंदर से काम करके पहलवी को लोगों के सामने अपने देश के लिए खतरा घोषित कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहलवी एक यूएस एजेंट है जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और कुछ इस तरह से यहाँ से पहलवी का राज तो गया, साथ ही साथ उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यूएस भी भागना पड़ा।
अभी कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यहाँ जैसे ही पहलवी ने यूएस में शरण ली, इधर ईरान में उग्रवादियों ने अमेरिकी दूतावास में 66 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को पकड़ लिया और उनमें से 52 डिप्लोमेट्स को 14 महीने के लिए बंदी बना लिया। ईरान के उग्रवादियों की कुछ ऐसी हरकत की वजह से कुछ समय पहले यूएस और ईरान जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे उनके बीच दरार पड़ गई और इसी वजह से 1980 के दशक में भयानक इराक ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के कट्टर दुश्मन सद्दाम हुसैन की मदद की ताकि ईरान कमजोर पड़ सके। इसके अलावा भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई हथकंडे अपनाए, जैसे अमेरिका ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप को इनकरेज किया। अमेरिका ने ईरान की उन पाइपों के कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया जिनसे ईरान और देशों को तेल और गैस देने वाला था। वहीं इसके बदले में अयतुल्लाह खोमेनी ने अपनी गलतियों को मानने के बजाय यूएस को गलत साबित करना शुरू कर दिया, जिसके लक्षण हमें आज तक देखने को मिलते हैं। यानी आज भी इन दोनों देशों के बीच कुछ खास संबंध नहीं है। बता दें कि आज ईरान में रहने वाले सुन्नी और शिया मुस्लिम की हालत ऐसी है कि वो चैन की सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। वहीं जो ईरान में रहने वाली महिलाएं हैं उन पर न सिर्फ बाहर निकलते वक्त बुर्का पहनने का कड़ा कानून है, बल्कि शरिया कानून की बदौलत उन्हें पब्लिकली नाचने, गाने, साइकिल चलाने, यहाँ तक कि खेल के मैदान में अकेले मैच देखने तक की इजाजत नहीं है। इन्हें आज भी बस में सवार होते वक्त पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है। इन्हें कहीं बाहर घूमने जाना हो तो ये सिर्फ अपने पति की परमिशन से ही बाहर जा सकती हैं। इसके अलावा ये किसी भी पुरुष के से हाथ नहीं मिला सकती, अगर मिलाती है तो इन्हें सजा दी जाती है। इन सब बातों पर नजर रखने के लिए ईरान में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। मतलब भाई सच में किसी देश में इन सभी चीजों को देखने के लिए कैमराज, वाकई में इन सभी हालातों को देखते हुए हम तो ये कह सकते हैं कि ये देश नहीं, सच में महिलाओं के लिए एक जेल की तरह है, जो सही नहीं है। और शायद यही वजह है जो ईरान की महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो लड़के भी महिलाओं के सपोर्ट में सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ज़बरदस्ती हम पर अपने नियम नहीं थोप सकती। हम सभी को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ के लोगों ने रिलीजियस रूल्स से तंग आकर रिफॉर्म्स कैंडिडेट मोशाद पाकिस्तान को इलेक्ट किया था, जिन्होंने सईद जलीली को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अब क्योंकि पेजिकिस्तान एक रिफॉर्मिस्ट राष्ट्रपति हैं, तो ये कुछ हद तक ईरान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पेजिकिस्तान ने 2015 में न्यूक्लियर डील को कंटिन्यू करने के लिए बड़ी शक्तियों के साथ रुकी हुई बातचीत पर टेंशन को कम करने का वादा भी किया था। ईरान में पेजिकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने से और इनके इन कदमों से कहीं ना कहीं भारत को भी कई फायदे हो सकते हैं। असल में दोस्तों, ईरान भारत के लिए क्रूड ऑयल का एक सोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तेहरान पर लगाए गए अमेरिका के प्रतिबंध के कारण भारत ने ईरानी तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया था। अब अगर पेजिकिस्तान न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी पर वेस्टर्न कंट्री के साथ बातचीत को दोबारा शुरू करने में सफल होते हैं तो इस पे लगे इकोनॉमिक प्रतिबंध धीरे धीरे हट सकते हैं, जिससे भारत को भी फायदा होगा। यानी भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हो पाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या पेजिकिस्तान न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी को खत्म करने में सफल हो पाएंगे? क्या ये फिर से ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन को वापस लाएंगे? इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।